तो स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। मैंने बच्चों बोला था एंजाइम्स इतने हैं कि एक दो एंजाइम्स को हम लोग याद कर सकते हैं, 10-12 एंजाइम्स याद कर सकते हैं, लेकिन लाखों की क्वांटिटी में एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स को इम्पॉसिबल है बच्चों तो याद कर पाना, इसीलिए हमने उनको ग्रुप में बांटा। तो फर्स्ट वो कैटेगरी है बच्चों एंजाइम की जो ऑक्सीडेशन कराती है या फिर रिडक्शन कराती है, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, इसको डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं, जो हाइड्रोजन को रिमूव कराए। तो हाइड्रोजन को रिमूव कराने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ही हुआ। तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है बच्चों। दूसरा है ट्रांसफेरेज। किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा। दूसरा है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का मतलब होता है बच्चों किसी फंक्शनल ग्रुप को एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरे केमिकल कंपाउंड पे अटैच कर देना। ठीक है, तो यहां से इसको लेकर के इस पे अटैच कर देना, हमने क्या किया, और इसको रिलीज कर दिया, ये ट्रांसफिरेज है। हमने किसी चीज का इंटरचेंज किया। क्या किया बच्चों, इंटरचेंज। सो व्हेन वी ट्रांसफर और इंटरचेंज समथिंग इट इज नोन एज ट्रांसफिरेज। थर्ड वन इज हाइड्रोलेज। कभी भी किसी का हाइड्रोलाइसिस कराए, क्या कराए बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, किसी रिएक्शन में भी। तो दैट इज, जैसे ईस्टर में हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर निकाल के कुछ बनता है, पेप्टाइड बनता है तो वाटर निकाल के बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो वाटर निकाल, कोई भी बॉन्ड आपने जितना पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स में वो सब वाटर निकाल के ही बन रहा है। तो वो सब बॉन्ड्स कैसे हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस वाले हैं। तो कोई भी बॉन्ड किससे बने, हाइड्रोलाइसिस से बने, मतलब पानी को रिमूव करके बने, तो दैट इज हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट इज लाइएज। लाइएज जो होता है बच्चों, ये कैची है। क्या है, कैची है। जैसे किसी केमिकल कंपोनेंट में से हम क्या करें, किसी को हटा दें, किसी को हटा दें, ये केमिकल कंपाउंड में से हमने किसी को हटा दिया, और हटाने के बाद क्या किया, उसमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया। किसका फॉर्मेशन करा दिया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया। दिस इज नोन एज लाइएज। किसी केमिकल कंपाउंड में से कुछ कट करके हमने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा दिया, नोन एज लाइएज। नेक्स्ट इज आइसोमेरेज। आइसोमेरेज बच्चों वो कैटेगरी है, सॉरी, आइसोमेरेज बच्चों वो कैटेगरी है जहां पर क्या होता है, आपका आइसोमर के रिएक्शन में ये एंजाइम यूज होता है। जैसे मान लो ग्लूकोज है, अगर ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज होना है, किस में चेंज होना है, फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है। तो व्हेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट एनी रिएक्टेंट इनटू इट्स आइसोमर, कभी भी हम किसी को आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं किसी के, तो वहां पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज आइसोमेरेज। और लास्ट है लाइगेज। लाइगेज बच्चों ये किसका, ये एंजाइम का फेविकोल है। एंजाइम का क्या है बच्चों, फेविकोल है। तो एंजाइम का फेविकोल मतलब जब भी किसी में किसी चीज को अटैच करना हो, जैसे कार्बन में OH अटैच करना है ला करके, ठीक है, तो क्या होगा, लाइगेज होगा, लाइगेज। तो लाइगेज क्या था बच्चों, लाइगेज कैची थी, सीजर था, ये सीजर है, ये जो था ये सीजर है, और लाइगेज क्या है, फेविकोल है। ये समझ रखिए, समझ में रखिएगा। तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं फिर से। पहली कैटेगरी ऑक्सीडो रिडक्टेज, जहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। दूसरी कैटेगरी है बच्चों, आई थिंक हाइड्रोलिस की थी, जहां पर वाटर से रिलेटेड कोई रिएक्शन हो रहा है। और एक ट्रांसफिरेज था, जहां पर कोई दो चीजें आपस में ट्रांसफर हो रही हैं, वहां पर ट्रांसफिरेज एंजाइम होगा। कहीं पर किसी केमिकल कंपाउंड को उसके आइसोमर में कन्वर्ट होना है, वहां आइसोमेरेज होगा। कहीं पर किसी चीज को ब्रेक करना है और डबल बॉन्ड बनाना है, लाइगेज होगा। और कहीं पर किसी दो कंपोनेंट को जोड़ देना है तो लाइगेज होगा। सबको समझ में आ गया, हैंड रेस करेंगे बच्चे। गुड। ओके।
So students, here we are going to begin with our next chapter, that is digestion and absorption. आप लोग एनसीईआरटी में चाहो तो खोल के बैठ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीपीटी में भी। कोई टेंशन वाली बात नहीं है वैसी कि कुछ नहीं दिखेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। सो जस्ट बी वेरी कॉशियस, वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द चैप्टर। हमने एकदम इनिशिएशन से पीपीटी बनाया है, लेकिन हम कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? देखिए, वीडियो क्लियर आए ना आए कोई बात नहीं, आवाज क्लियर आनी चाहिए। आवाज क्लियर आ रही ना बच्चों? हैंड रेस कर दीजिए बस। हाँ ठीक है। देखो बच्चों, ठीक है, लिसन लिसन केयरफुली। डाइजेशन मतलब जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं उसको उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट इज नोन एज डाइजेशन। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं होता ना। हर ऑर्गेनिज्म जो टिश्यू लेवल से बना है, सेल लेवल पे बना है, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो जो सेल या टिश्यू पे बने होते हैं उनके अंदर ज्यादातर डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। और जो ऑर्गन कंसिस्ट करते हैं उनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो सॉरी एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, सेल के बाहर। सेल के बाहर कहाँ होता है? जैसे हमारा डाइजेशन है, हमारा सेल के बाहर हो रहा है, सेल के बाहर कहाँ होगा? एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहाँ होता है? एलिमेंट्री कैनाल। ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर होता है। अब बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो क्लास 10th का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेशन? जस्ट गिव मी द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। श्रेया, आइसोमेरेज मतलब किसी एक कंपोनेंट को उसके आइसोमर में कन्वर्ट करना। वहां पर जो एंजाइम होगा वो आइसोमेरेज होगा। जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया हमने। हाँ, तो यहाँ पर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा बच्चों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेशन? जिन बच्चे को आता होगा जस्ट गिव मी द आंसर इन चैट। ईशा, इनकम्प्लीट मीन्स ओनली वन ओपनिंग। वेरी गुड, शाबाश। तो कंप्लीट मतलब? वेरी गुड काव्यांजलि, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है ऑलमोस्ट सही दिया है। अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एक ही ओपनिंग है, एंट्री के लिए भी और एग्जिट के लिए भी, तो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट कहते हैं। ठीक है। और अगर किसी के, और ऐसे प्लान को हम ब्लाइंड सैक प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक प्लान। तो इनकम्प्लीट डाइजेशन मतलब ब्लाइंड सैक प्लान। और किसी में दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, एक एंट्री के लिए है और एक एग्जिट के लिए, फूड के, जैसे हम लोगों में होता है, तो उसको हम कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन और बच्चों, आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, अदरवाइज नहीं पूछता आप लोगों से। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम में क्या फर्क होता है? ये आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। खुशी, वेरी गुड खुशी, शाबाश। और कोई बच्चा? ईशा, किसमें फर्स्ट माउथ डेवलप होगा? प्रोटो में या ड्यूटेरो में? हाँ अनुष्का, तो कैसे होता है बताइए।
प्रोटो में, ठीक है ईशा, गुड। अनुष्का प्रोटो में, ठीक है, ओके। तो बच्चों, प्रोटोस्टोम्स उनको बोलते हैं जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का जब डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले माउथ बनता है, एनस बाद में बनता है या नहीं बनता है। और डेटोरेस्टोम उसमें उसको बोलते हैं जब एलिमेंट्री कैनाल का डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे पहले एनस बनता है। तो जितने हाइयर एनिमल्स हैं फ्रॉम एकाइनोडर्मेट्स सब ड्यूटोरेस्टोम्स होते हैं, और जितने लोअर एनिमल्स हैं जब से एलिमेंट्री कैनाल आया है तब से सब प्रोटोस्टोम्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला कौन सा फाइलम है जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल देखा गया? बताइए बताइए, चैट में बताइए। हाँ खुश, ठीक है। ये बताइए सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल किस फाइलम में देखा गया था? नहीं नहीं नहीं, वो तो कंप्लीट पहली बार कंप्लीट उस फाइलम में था अंजलि। एक बार और सोचिए, देखा किस में गया था? नहीं, सीलन ट्रेट्स में कंबाइंड था, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी वो। थोड़ा और पहले जाओ। ऑर्गन पहली बार किस में आया था ये बता दो बस, आपको फाइलम भी मिल जाएगा। एस्की हेलमेंथिस में वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार डेवलप हो, तो वेल डेवलप्ड, लेकिन डेवलप इससे पहले हो चुका था एक में। वेल डेवलप नहीं था लेकिन हो चुका था। वेरी गुड अंजलि, शाबाश। द आंसर इज प्लेटी हेलमेंथिस, गुड सिमरन। द आंसर इज प्लेटी हेलमेंथिस। एक बार आप लोग एनिमल किंगडम को थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा बच्चों। एनिमल किंगडम को रिवाइज करने से जो ज्यादातर कंसेप्ट है आप लोगों के प्रीवियस, कि एलिमेंट्री कैनाल कैसा था, किस तरह का था, डाइजेशन किस तरह का होता है किस ऑर्गेनिज्म में, ब्लाइंड सैक प्लान क्या होता है, और जैसे कंप्लीट वाले प्लान को क्या बोलते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान क्या होता है, ये सब आप लोगों को क्लियर होंगे। तो एक बार जरूर आप लोग गो थ्रू जाइएगा। आप लोगों को अगर चार्ट चाहिए, चार्ट हालांकि शायद मैंने भेजा था आप लोगों को, नहीं भी भेजने से चाहिए होगा तो बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। पूरा कंपेरेटिवली आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, प्लेटी हेलमेंथिस इज द राइट आंसर। अब बच्चों, ह्यूमंस, हमारे अंदर डाइजेशन के लिए क्या क्या है, या क्या ऑर्गन है? व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ डाइजेशन इन अस? एक मिनट, विनीता बताएंगी। बताइए विनीता, आपको अनम्यूट कर दिया। कुछ बोल ही नहीं रही। माउथ है, स्टमक है, मंतशा ने कहा, खुशी ने माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, अंजलि ने स्टमक पेंक्रियाज बोला, सिमरन ने स्मॉल इंटेस्टाइन बोला, खुशी ने भी स्मॉल इंटेस्टाइन बोल दिया। चलिए बच्चों, आप लोग को ये जानकर काफी खुशी होगी कि हमारे अंदर आप लोगों ने जितने नाम लिए हैं, विनीता तो हैंड रेस कर रही, बोल कुछ नहीं रही है। हाँ विनीता बोलो। सर क्या बोलना है? क्या बोलना है? बोलो जल्दी, कोरोना गायब हो जाए जल्दी से फिर यही बोल दो तुम। सर मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। सर अच्छा, हमेशा मार्च में आता है, इस बार जनवरी में आया है। शाबाश। देखो बच्चों, आपके अंदर भी वही ऑर्गन है जो सबके अंदर होता है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। कभी भी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन आप एलिमेंट्री कैनाल बोलोगे। एलिमेंट्री कैनाल के ये पार्ट्स हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के क्या है, पार्ट्स हैं।
एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे माउथ में वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, ईसोफेगस में वो पतला हो जाता है, स्टमक में थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, इंटेस्टाइन में जाकर के वो बिल्कुल घुमावदार हो जाता है, ऐसे ऐसे घूम जाता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल ही है। क्या है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल ही है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और कहां पे आता है? आपके इंटेस्टाइन तक आता है। ठीक है, हैंड रेस करिए। ठीक है, कभी भी organ of digestion will always be spoken by you is alimentary canal. It should not be stomach, mouth, small intestine, large intestine, anything else. You just have to say alimentary canal. अब बच्चों जो कंसेप्ट, इतना ये तो आपको पता है। ठीक है, अब जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर होती है वो 4 टिश्यूज से बनती है। कितने टिश्यूज से? 4 टिश्यूज से। सबसे पहले वाली टिश्यूज का नाम है सेरोसा, दूसरी टिश्यू का नाम है मस्कुलैरिस, दो ये मस्कुलैरिस भी 2 लेयर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है बाहर, और अंदर की तरफ सर्कुलर होती है। 2 मसल्स की लेयर होती है। तीसरी लेयर का नाम है सब म्यूकोसा, और चौथी लेयर का नाम है म्यूकोसा। ये 4 लेयर होती है बच्चों। इसमें सोरोसा का काम क्या है? प्रोटेक्शन का। मस्कुलैरिस का काम क्या है? स्ट्रेंथ। जितने भी एलिमेंट्री कैनाल में मसल वाले काम है, मतलब मूवमेंट कराना है, किसी चीज की रफिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्शन कराना है, कोई भी मूवमेंट कराना है, तो मस्कुलैरिस कराएगी। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा क्या करती है? सिक्रीशन करती है एंजाइम्स का और म्यूकस का। किसका किसका सिक्रीशन करती है बच्चों? एंजाइम्स का और म्यूकस का। तो आपसे अगर कोई पूछ ले कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल किन चीजों से बनी है, तो आप क्या कहेंगे? सेरोसा, मस्कुलैरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। ये था एक फैक्ट। और एक बात और जो आपको जाननी चाहिए अभी इस लेवल पे, वो ये है बच्चों कि आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसकी चारों लेयर, ऑल द 4 लेयर्स आर नॉट सेम एट ईच प्लेस। ये सेम नहीं होती है हर जगह। ईसोफेगस में थोड़ा सा चेंज होता है इनमें, स्टमक में थोड़ा अलग चेंज होता है। तो जहां पर जिस तरह का चेंज होगा वहां पर हम पढ़ेंगे। या इंटेस्टाइन में किस तरह का चेंज होता है, ये हम पढ़ेंगे उस टाइम पर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक सिंपल सा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हमारा एलिमेंट्री कैनाल कई पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब माउथ। म्यूकस सिक्रेट करता है बच्चे, म्यूकस म्यूकस। बक्कल कैविटी मतलब माउथ का पूरा पोर्शन। दूसरा है फेरिंग्स। फेरिंग्स माउथ के नीचे होता है। तीसरा पोर्शन है बच्चों ईसोफेगस। नेक्स्ट हमको पढ़ना है स्टमक। उसके बाद हमको इंटेस्टाइन पढ़ना है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन एनस पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये इतने पार्ट्स आपको एलिमेंट्री कैनाल के डिस्कस करने हैं वन बाय वन करके। तो बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? टीथ आता है, टंग आता है, बक्कल फ्लोर आता है। बक्कल फ्लोर मतलब ऊपर, नीचे और साइड। साइड की जो अंदर का फ्लोर होता है उसको चिक्स कहते हैं। ये चिक्स का अंदर का पार्ट आपका साइड वाला बनाता है। ऊपर और नीचे 2 बोन होती है, उनको पैलेटाइन बोन कहते हैं। और बीच में पूरे फ्लोर, चारों फ्लोर के बीच में जो एक राजा होता है, वो कौन है? टंग है। ठीक है, उसी को मूवमेंट करने की पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है, पूरा मतलब देखभाल वही कर रहा है। टीथ गेट है, टीथ मेन गेट है, और लिप्स शॉर्ट गेट्स है या टेम्पोररी गेट। समझ में आ गया इतना बच्चों आप लोगों को?
ओके तान्या, नो सर, एक बार और समझा दे। अच्छा ठीक है, देखो आपका जो माउथ है, माउथ में लिप्स टेम्पोररी गेट है, लिप्स खोलोगे तो टीथ, टीथ मेन गेट है। टीथ को खोलोगे तो जो मेन अंदर पार्ट मिलेगा, जो घूमता हंसता खेलता मिलेगा, वो टंग है। ठीक है, अब देखो टंग से ऊपर की तरफ टच करो तो जो ऊपर का फ्लोर है उसको पैलेट कहते हैं, और नीचे की भी वही फ्लोर है, दोनों को पैलेट कहते हैं। साइड में ले जाओ टंग्स को, ये जो ये वाला साइड है गाल वाला, इसको चिक्स कहते हैं। ये समझ में आ गया? तो ऊपर के फ्लोर को पैलेटाइन कहते हैं, मैं लिख देता हूं नाम, या पैलेट्स कहते हैं, और साइड के फ्लोर को चीक्स कहते हैं। तो दो चीक्स और दो प्लेट्स, पैलेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका पूरा बक्कल फ्लोर बनाते हैं। और बीच में राज कौन करता है? टंग राज करता है। टीथ और लिप्स क्या है? ओपनिंग। हालांकि फूड की क्रशिंग भी करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए क्या है? ओपनिंग है आपके। समझ में आ गया बच्चों? So here we are going to start with teeth. सभी बच्चों को समझ में आया? स्टार्ट किया जाए टीथ? हैंड रेस करेंगे तभी स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 8 बच्चों ने, अच्छा 9 बच्चों ने रेस की। ठीक है ठीक है, ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट, बिगिन विथ टीथ। दांत हमारी बॉडी का, टीथ हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है बच्चों, सबसे हार्डेस्ट। तो टीथ किस चीज से बना होता है? इनेमल से बना होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्या है? हार्डेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। इसको इसलिए भी बनाया गया है कि फूड को ये क्रश कर सके, फूड को थोड़ा सा ग्राइंड कर सके ये छोटे छोटे पार्ट्स में। अब हम देखें अपने टीथ की 3 क्वालिटी। पहला हमारी टीथ की क्वालिटी है बच्चों, जिसको हम कहते हैं थीकोडॉन। थीकोडॉन का मतलब होता है आपका टीथ परमानेंटली एम्बेडेड है जॉ सॉकेट में। ठीक है, अगर आप अपने दांत को ऐसे हिलाना चाहो तो जल्दी हिलेगा नहीं। कोई आपको 2 मुक्का आके मार देगा मुंह पर तो आपका दांत टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका टीथ क्या है? बहुत अच्छे से अटैच है, अंदर तक घुसा हुआ है। किसमें? आपके जॉ बोन के अंदर घुसा हुआ है, गम्स के थ्रू। तो ऐसे अटैचमेंट को हम थीकोडॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टूट जाता है? अरे साउथ की फिल्में कम देखा कर, टूट जाता है। ऐसे नहीं टूटता। अब कोई लोहा लेके मार देगा तो टूटेगा ही, बचपन में टूटता है, उसकी वजह अलग है। दूसरी बात है, आपका टीथ जो होता है उसको हम डायफायोडॉन्ट कहते हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी थी टीथ की, और ये दूसरी प्रॉपर्टी। डायफायोडॉन्ट का मतलब जिसके पूरे लाइफ में, आपकी पूरे जीवन काल में, पूरी जिंदगी में आपके टीथ्स 2 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे आपके पास। पहली बार मिल्क टीथ के फॉर्म में आते हैं, जिसको हम टेम्पोररी मिल्क या डेसिडियस टीथ बोलते हैं। वो मिल्क वाले टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाफ से ब्रेक होते हैं, हाफ से ब्रेक होते हैं, इसीलिए टूट जाते हैं। दूसरी बार जो दांत आते हैं वो कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ नहीं टूटते हैं, मैंने जो बात की थी वो परमानेंट टीथ की थी। तो परमानेंट टीथ आपके अंदर ब्रेक नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो टूटेंगे तो फिर दोबारा से तीसरी बार आपके पास दांत नहीं आएंगे, फिर आप पोपले हो जाएंगे, नकली दांत लगा के घूमना पड़ेगा, या डॉक्टर के पास आपको जाके कोई दूसरा दांत लगवाना पड़ जाएगा। ठीक है, परमानेंट के बाद तीसरा कोई इलाज नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइफ में 2 ही बार टीथ को ग्रो कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? डायफायोडॉन्ट। और आप लोग क्या है? डायफायोडॉन्ट है। तो पहला थीकोडॉन्ट, दूसरा डायफायोडॉन्ट। तीसरी प्रॉपर्टी नहीं दी है, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी, अच्छा दिया है हेट्रोडॉन्ट, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं हेट्रोडॉन्ट। जिनके दांत एक तरह के ना हो। अगर आप अपने पूरे दांत खोलो, पूरे दांत में देखोगे यार, आगे का कुछ और शेप में है, इधर साइड में कुछ और है, और अंदर जाएंगे तो कुछ और शेप में है। तो जिसके दांत एक से ज्यादा शेप में हो, एक से ज्यादा वैरायटी में हो, उसको हम हेटेरोडॉन्ट कहते हैं।
तो आपके दांत की 3 प्रॉपर्टी निकल गई। पहला तो आपका दांत क्या है, पूरी तरह से जॉब सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है। दूसरा क्या है, आपका दांत जो है लाइफ में 2 ही बार ग्रो हो सकता है। तीसरा है आपके दांत की एक से ज्यादा वैरायटी है। अब एक से ज्यादा वैरायटी है मतलब कितने तरह के दांत हैं आपके पास? बच्चों सामने लिखा भी है लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितने तरह के दांत हैं आपके पास? चलिए ठीक है, ठीक है, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। कई बच्चों ने लिख ही दिया ऑलरेडी। हाँ ओके, जिन बच्चों ने हैंड रेस किया हम समझ गए, उन लोग को भी आ रहा है। 4 टाइप ऑफ टीथ्स है। इसी से काम नहीं चलेगा बच्चों। अब हमको आप बताइए इंसीजर का काम क्या है, कैनाइन का काम क्या है, प्री मोलर और मोलर का काम क्या है? इंसीजर जो आगे के 4 दांत दिख रहे हैं, ऊपर और नीचे 4 दांत, साइड में जो नोक की तरह दिख रहा है कोनिकल शार्प, उसको कैनाइन कहते हैं इंसीजर के बगल में। और बिल्कुल पीछे की तरफ प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ठीक है, काम बताओ, काम बताओ। जिस बच्चे को आता है हैंड रेस कर दिए, कई बच्चों ने हैंड रेस किया हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अंजलि आप बताइए। नहीं बताएंगी? और किसने हाथ रेस किया है? स्नेहा आप बताइए। सर आगे के जो 2 दांत है उनको काटने के लिए यूज करते हैं। 4 दांत और है वो, 2 नहीं है, यस 2 सर, दिख ही रहे हैं। हाँ 4 है। ऊपर के 2 और नहीं नीचे नहीं, के 2 ऊपर भी 4। 4 है और नीचे भी 4 हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो हाँ ठीक काटने के है, लिए यूज होते बाइटिंग के हैं। लिए गुड। कैनाइन? बाइटिंग के लिए। और कैनाइन हमारे यूज होते हैं किसी भी चीज को फाड़ने के लिए, या जैसे हाँ चिकन जो लोग खाते हैं उनको चिकन को कट करने के लिए साइड वाला यूज वो करते नहीं हैं। खाती है? हाँ मतलब मैं भी खाती हूँ। 2 लोग खाते हैं, अरे कितना बच रही है सेफ साइड। ठीक है, प्रीमोलर और और मोलर? सर अब प्रीमोलर और मोलर खाने को मतलब चबाने का यूज करते हैं, हाँ ठीक है, बाकी क्रश बच्चों ने करने का जिन्होंने यूज। चैट में आंसर दिया है, सिमरन, खुशी, सही आंसर है आपका भी। अंजलि का भी सही है, अनुष्का का भी सही है, और सिमरन का भी सही है। ठीक है, गुड, सही है आंसर आप लोगों का। इंसीजर का बाइटिंग फंक्शन होता है, कैनाइन का टीयरिंग होता है, प्रीमोलर अर्ली मैस्टिकेशन, मोलर लेटर मैस्टिकेशन। खाना पहली बार खाने को पकड़ता और तोड़ता प्रीमोलर है, और मोलर फाइनली उसको ब्रेक करता है छोटे 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 पार्ट्स में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको नोट्स भेज देंगे। कैसे लेते हैं हम? इंसीजर दिख गया बच्चों आपको? So all the students have seen all the type of teeth here. So we have got, अब बच्चों एक चीज जो आपने गौर की होगी, रूट देखिए, रूट, इंसीजर का रूट देखिए, कैनाइन का देखिए, प्री मोलर और मोलर्स का देखिए। कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? आ रहा है तो थोड़ा सा लिख दीजिए मेहनत करके। हाँ मैं पीपीटी नोट्स को दे दूंगा आप लोगों को, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को नोट्स वाला जो लिंक है ना, उस पर सब सेंड कर दूंगा। एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए आज स्क्रीनशॉट लेना सीखा है कि लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। प्रीवियसली आई डिडंट नो एक्चुअली, सो टुडे आई हैव लर्नड हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट। बस मुझे हर पेज के बाद स्क्रीनशॉट लेना होता है, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, ठीक है, ताकि मैं पीछे जाके तुरंत स्क्रीनशॉट ले लूं। तो बच्चों, कैनाइन इज मोर शार्प। ये नोट्स को लिख लिख सकते हैं, नहीं तो मैं नोट्स भेज दूंगा, आप चाहो तो वहां पर लिख लेना।
आप देखो एक से ज्यादा रूट किसमें है, प्रीमोलर में, और दो से ज्यादा किसमें है, दो इसमें है और दो से ज्यादा मोलर्स में है। मतलब मोलर्स को जब आप टच करेंगे, आप मोलर्स को जब टच करेंगे बच्चों, तो मोलर्स में 4 ऐसे ऐसे खाने बने होंगे, ठीक है, और प्रीमोलर में 2 बने होंगे, प्रीमोलर में 2 ऐसे बने होंगे, जबकि कैनाइन में एक ही बना होगा शार्प ऐसा, और इंसीजर में भी एक ही होगा, लेकिन वो चीजल शेप होगा, ऐसे होगा। कैनाइन थोड़ा सा ऐसे होगा। अब अपने दांतों को टच करिए, प्रीमोलर पीछे वाला दांत देखिए, क्या 4 है उसमें, 4 ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर है, 4, और प्रीमोलर में 2 उभरे हुए स्ट्रक्चर होंगे। मिल जाए तो बताइएगा यस और नो। हाँ हम कर लेंगे, हम भेज देंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। अगर मिल जाए इस तरह का आपके अंदर तो है, चलो भाई, मैं तो थैंक्स गॉड कि एटलीस्ट आप लोगों के दांत बचे हुए हैं और आप लोग अपने टंग से फील कर पा रहे हो अपने दांत को। अच्छा 3 ही 4 बच्चों ने किया, बाकी बच्चे क्यों भाई, दांत वात तो नहीं टूट गए तुम लोग के? सुरभि सलोनी के हैं, सोनिया के हैं, सिड, सिड कौन है, सिद्धार्थ होगा शायद, हाँ, तान्या का है, अंजलि का भी है, ईशा का भी है, मंतशा का भी है। चलो भाई, एक बच्चे ने नो भी बोला है शायद, किसी बच्चे ने। सिमरन सच में नहीं है? उसका फूड तो पार्शियली क्रश होता होगा फिर। अच्छा है, खुशी का है, हाँ खुशी का तो और भी ज्यादा होगा, 8-10। अच्छा बच्चों एक और चीज, ये जो उभरे हुए स्ट्रक्चर है ना, इनको हम कस्प बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कस्प, ये याद रखिएगा वर्ड। तो 4 कस्प वाले स्ट्रक्चर मोलर्स हैं, 2 कस्प वाले स्ट्रक्चर प्रीमोलर है, जबकि इंसीजर और कैनाइन में कोई कस्प नहीं होता है, सिंगल एंडिंग होती है, सिंगल एंडिंग होती है, कोई कस्प नहीं होता। कस्प मतलब कटोरे की तरह उभरे हुए स्ट्रक्चर, वो कटोरे की तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं ये रफनेस क्रिएट करते हैं। अच्छा मैं वो ले लूं स्क्रीनशॉट, अरे क्यों नहीं हुआ, ये क्या हो गया, यस, सलाइवरी ग्लैंड। इससे पहले मैं आपको कुछ और पढ़ा देता हूँ, सलाइवरी ग्लैंड से भी पहले डेंटल फॉर्मूला कहाँ है, अरे बहुत आगे चला गया, इसी में पढ़ा देता हूँ मैं आप लोगों को। डेंटल फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम छोटे, उनका डेंटल फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102 होता है। टू, जहां पे मैं 2 लिख रहा हूं ये अपर सेट है, ऊपर वाला क्या है, अपर सेट, जो आपके दांत का ऊपर वाला पूरा सेट है, ये वाला, ये अपर सेट कहलाता है, और ये नीचे वाला जो है लोअर सेट है। तो आपके अंदर अपर और लोअर सेट दोनों बराबर होता है, दोनों क्या होता है बच्चों, बराबर होता है, ठीक है। जितने दांत ऊपर होते हैं उतने ही नीचे भी होते हैं, लेस और मोर। तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। 2 पेयर, अच्छा ये जो मैंने लिखा है 2102, ये सब पेयर्स है, क्या है, तो बच्चों में 2 पेयर ऑफ इंसीजर होता है, 1 पेयर ऑफ कैनाइन होता है, प्रीमोलर बिल्कुल 0 होता है, और मोलर्स जो होते हैं वो भी 2 पेयर होते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 2 पेयर मतलब ये 4, प्लस 1 पेयर ऑफ कैनाइन मतलब 2, ये तो 0 हो गया प्रीमोलर, और 2 पेयर ऑफ मोलर मतलब 4। इतना ही ऊपर और इतना ही नीचे, तो सबको कंबाइंड कर देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा बच्चों, इसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऊपर और नीचे का दांत मिला के 20 हो रहा है बच्चों में। अरे काउंट नहीं किए क्या आप लोग, स्टूडेंट्स?
है 20 है, चलो भाई सही है। ये बच्चों में होता है, लेकिन अपने अंदर मत गिनने लगना तुम लोग। छोटे बच्चों में, छोटे जिनके अंदर मिल्क टीथ होता है उसका होता है। अब बच्चों देखो, जिनके अंदर जो लोग एडोलिसेंस में, चाइल्डहुड में आते हैं, लेटर चाइल्डहुड, जब पहली पहली बार परमानेंट टीथ आता है ना, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 2122 अपॉन 2122। उनके अंदर विजडम टूथ नहीं आता है, मैच्योरिटी टीथ जिसको बोलते हैं, अकल वाली दांत बोलते हैं, उनके अंदर वो नहीं आती। अकल वाली दांत 18 साल या 17 साल के ऊपर आती है। तो जो लोग 12-13 साल के होते हैं या 10 साल के ऊपर जाते हैं, उनके अंदर परमानेंट टीथ आता है, लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन 2122 अपॉन 2122 रहता है। मतलब टोटल जो दांत होंगे 28 होंगे उनमें। आप में से भी कई लोगों में अभी 28 दांत ही होंगे। लेकिन अगर किसी में विजडम टूथ आ गया है, तो विजडम टूथ आने के बाद जो डेंटल फॉर्मूला होता है, पूरा विजडम टूथ 4 होते हैं, ठीक है, और चारों मोलर्स ही होते हैं। विजडम टूथ आने के बाद 32 हो जाते हैं टीथ, और विजडम टूथ नहीं होने से 28 हो जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं, मेरे में भी 20, अच्छा अनुष्का तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका विजडम टूथ निकल गया है? हैंड रेस कीजिए, एक आध भी। विनीता और स्नेहा का हैंड ऑलरेडी रेज है। सिमरन एंड रिया, अच्छा ये दो अकाउंट एक साथ है। इसमें से हमारी क्लास का कौन है, सिमरन है या रिया है, या दोनों ही है? दोनों ही है, अच्छा अच्छा। चलो किसी भी बच्चे का, इसका मतलब अभी अच्छा सिमरन रिया का निकला है मैच्योरिटी टीथ, ये अच्छी बात है। मैच्योरिटी टीथ आने का मतलब है कि योर बॉडी इज वेल डेवलप्ड नाउ, यू आर टुवर्ड्स मैच्योरिटी ऑफ फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। दैट इज गुड साइन, अगर है तो। नहीं है तो वेट कीजिए। अब आपके गम्स हार्ड हो चुके हैं, तो अब जब भी विजडम टीथ आएगा, याद रख लीजिए, जब भी विजडम टीथ आएगा तो आपको बहुत पेन फील होगा, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। अच्छा इसके पास भी आ गया, ठीक है, शाबाश। सैलाइवरी ग्लैंड, अभी इसी माउथ में ही सैलाइवरी ग्लैंड भी होता है, एक कान के सामने होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरोटिड। सो वन पेयर इज इन फ्रंट ऑफ ईयर, दैट इज नोन एज पैरोटिड। ये सलाइवा सिक्रीट करता है इस रीजन से, ऊपर के जॉ की तरफ से, साइड से सिक्रीट करता है। दूसरा है सबलिंगुअल, ये वाला जो टंग के नीचे से, आप लोग अपना अभी टंग के अंदर से देखेंगे तो पानी आता हुआ दिख रहा होगा, वन पेयर वहां पर होता है। और एक होता है सब मैंडिबुलर, लोअर जॉ के पास, यहाँ पर टंग के पीछे अंदर की तरफ, यहाँ पर लोअर जॉ में, इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 पेयर। फर्स्ट पेयर इज नोन एज पैरोटिड, सेकंड पेयर इज नोन एज सबलिंगुअल, एंड थर्ड पेयर इज नोन एज सबमैंडिबुलर। अब तीनों पेयर मिलके क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों, सलाइवा। सलाइवा में क्या क्या होता है, पानी होता है, सॉल्ट, आयंस होते हैं। ये लिख लीजिए, नहीं मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मुझे याद दिला दिया कीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप लोग, ठीक है? सॉल्ट्स, आयंस, लाइसोजाइम, सलाइवरी एमाइलेज, ये सबसे मेन एंजाइम है, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज। और क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज हो गया, सॉल्ट, आयन, एंटीबॉडीज होती हैं इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो वाटर का काम क्या है बच्चों, फूड में मिक्सिबिलिटी बढ़ाना। सॉल्ट और आयन पीएच बैलेंस करते हैं, जो अराउंड 6.7 होता है। थोड़ा सा एसिडिक होता है आपके सलाइवा का पीएच, ये सॉल्ट और आयन से बैलेंस होता है। लाइसोजाइम, ये पैथोजेंस को किल करते हैं, ये भी लाइसोजाइम भी पैथोजन को किल करता है और एंटीबॉडीज भी किल करते हैं। और जो एमाइलेज है, वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। तो आप ज्यादातर जो खाना खाते हैं, या तो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, या दाल खाते हैं, तो प्लांट का जितना भी फूड है कार्बोहाइड्रेट, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो सबसे पहले जो
फूड या कार्बोहाइड्रेट आपके माउथ में पड़ता है वो स्टार्च है बच्चों। उस स्टार्च को माल्टोज में अराउंड 30% कौन कन्वर्ट करता है? सलाइवरी एमाइलेज। ये तब करता है जब आप खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाएं। ठीक है, जिस तरह से आप खाते हैं वो 5% भी नहीं डाइजेस्ट होता होगा, क्योंकि आप लोग खाने को इस तरह से, मैंने कहा 2 काम आप लोग ऐसे करते हैं। पहला, आप खाने का जो तरीका है वो बहुत फास्ट होता है आप लोगों का, और दूसरा ब्रश। तो दोनों को आराम आराम से करना चाहिए, दोनों आप ही की संपत्ति है, आप ही उसको खराब करेंगे या अच्छा करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि सलाइवरी ग्लैंड किससे बना होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड बहुत सारे लोब्स से बना होता है, और उन लोब्स को क्या बोलते हैं? एल्व्यूलाई कहते हैं। ठीक है, बस ये पार्ट याद रखिएगा कि बहुत सारे छोटे छोटे लोब से बना होता है, एल्व्यूलाई कहते हैं। ये एल्व्यूलाई क्या करते हैं? यही अपना सिक्रीटरी सेल्स कंसिस्ट करते हैं, जिससे क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट थिंग। पैरोटिड ग्लैंड का ऑलरेडी आपको बता दिया हमने, कहाँ होता है? कान के सामने होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ से अपना सिक्रीशन देता है। सब मैंडिबुलर नीचे लोअर जॉ की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ से अपना सिक्रीशन देता है, नीचे और साइड से, दोनों तरफ से। ओके, अच्छा, इनके डक्ट्स के नाम देख लीजिए, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे जाते। जो पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट का नाम है, जिस डक्ट के थ्रू सिक्रीशन देता है, उसका नाम स्टेनसेंस डक्ट है। और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो डक्ट्स के हेल्प से सिक्रीशन देता है, उसका नाम वार्टर्स डक्ट है। ओके, और सबसे ज्यादा सलाइवा यही देता है, 70%। सब मैंडिबुलर सबसे ज्यादा सलाइवा देता है आपके बॉडी में। ओके, और लास्ट में क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके डक्ट का नाम याद कर लीजिए, डक्ट ऑफ रेनिवस। डक्ट ऑफ रेनिवस इसका डक्ट का नाम होता है, और ये टंग के नीचे से अपना सिक्रीशन देता है, जो कि हमने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कशन कर लिया है। इतना पार्ट समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद सलाइवा के बारे में पढ़ेंगे। हैंड रेस कीजिए। श्रेया, काव्यांजलि, मंतशा, खुशी, और बच्चे कहाँ हैं? अर्पिता, सलोनी, आदित्य, तान्या, सिमरन, सुरभि, स्नेहा। स्नेहा ने नहीं किया एड्रेस। विनीता, कुमारी, गीतांजलि, ईशा, मयंक, सिमरन। चलो भाई, रेस कर देना चाहिए अगर समझ में आ रहा है तो। साइड पीछे कर दीजिए, सो डॉट्स के नाम लिखने हैं। मैं भेज दूंगा आप लोगों को, लेकिन चलो ठीक है, लिख लो। स्टेंसन डक्ट, पैरोटिड को वार्टन्स डक्ट, सबमैंडिबुलर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्लाइड में इसलिए बता दिया। सबलिंगुअल डक्ट ऑफ रेनिवस को। नाउ द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का काम क्या होता है बच्चों? सलाइवा करता क्या है आपकी बॉडी में? तो सबको पता है कि बहुत कम विस्कोसिटी होती है, लुब्रिकेशन बहुत कम होता है सलाइवा में। हालांकि विस्कस बोलेंगे, कलर नहीं होता है। और ज्यादातर इसमें जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। पानी होता है, सॉल्ट होता है, आयन होते हैं, म्यूकस होता है, और सलाइवरी एमाइलेज होता है, लाइसोजाइम होता है, एंटीबॉडीज होती है। तो काम क्या क्या है सलाइवा का बच्चों? जब आप खाना खाते हो तो सलाइवा मिल करके फूड को मॉइस्ट करता है, और आपके पूरे बकल कैविटी को भी मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। दूसरा,
सलाइवा जो होता है स्वेलोइंग में हेल्प करता है। ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, मॉइस्चरेंस और ओरल म्यूकोसा, स्वेलोइंग, डाइजेशन, एंटीमाइक्रोबियल, ओरल हाइजीन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सलाइवा क्या करता है, फूड को, जो आप खाना खा रहे हो ड्राई फूड फूड उसको मिक्स होकर के ल्यूब्रिकेंट बना देता है। मतलब क्या कर देता है, उसको वाटर मिक्सेबल बना देता है और वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप स्वेलो कर सकते, आप कभी भी एक रोटी लीजिए और उसको ऐसे ही स्वेलो करने की कोशिश कीजिए ड्राई उसमें, ये गर्दन पे अटक जाएगा आप, या बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन जब आप सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देते हैं, उसके बाद जब आप इंगल्फ करते हैं तो वो आराम से इंगल्फ हो जाता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा उसको सॉफ्ट बना देता है, जिससे स्वेलो करने में आसान हो जाता है। तीसरा है बच्चों डाइजेशन। तीसरा है आपका डाइजेशन। डाइजेशन करता है मतलब मैंने बोला कि सलाइवरी एमाइलेज कंसिस्ट करता है, और स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, जल्दी बताइए बच्चों। और टंग का अभी बताएंगे हम। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, जल्दी बताइए, अभी बताया आप लोगों को। इट कन्वर्ट स्टार्च 30% स्टार्च इनटू, वेरी गुड, शाबाश बच्चों शाबाश, माल्टोज। माल्टोज में कन्वर्ट करता है 30% स्टार्च को। चौथा क्या है इसका, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। मैंने बताया कि लाइसोजाइम कंसिस्ट करता है, एंटीबॉडीज कंसिस्ट करता है, सॉरी लाइसोजाइम कंसिस्ट करता है, एंटीबॉडीज कंसिस्ट करता है। तो एंटीबॉडीज और लाइसोजाइम मिलकर के क्या करती हैं, इनको मिलकर के बचाती है। किससे बचाती हैं, पैथोजन से बचाती हैं, माइक्रोब से बचाती हैं। और जो आप खाना बाहर से लेते हो उसमें अगर कोई ऐसा माइक्रोब है जिसको इंस्टेंट मारा जा सकता है, तो आपके लाइसोजाइम और एंटीबॉडी मिलकर के मार देती है। जो इस एंटीबॉडी की बात हम कर रहे हैं वो एंटीबॉडी का नाम IgA है। एंटीबॉडी 5 तरह की होती है और सलाइवा में पाए जाने वाली जो एंटीबॉडी है उसका नाम है IgA। ये याद रखिएगा, ये नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना दांत में फंस जाता है, तो सलाइवा क्या करता है, उस खाने को भी इतना सॉफ्ट बना देता है कि आप आराम से टंग की हेल्प से उसको निकाल लेते हैं। तो आपका माउथ और टीथ भी क्या करता है, ये क्लीन रखता है। समझ में आया बच्चों? अरे मैंने तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया, एक मिनट। फेरिंग्स, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बच्चों, थोड़ा मैं चार्जिंग लगा लूं, बैटरी डाउन हो रही है लैपटॉप की। ओके, नाउ इट्स चार्जिंग। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विथ फेरिंग्स। कुछ चीजें जो माउथ में रह गई हैं मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। या आप अपनी कॉपी लेके ही बैठिए, मैं बोलता जा रहा हूं, या यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दूं क्या? ये लाइन कैसे आ गए एंडिंग्स? अभी ठीक है। देखिए, आपके टीथ की सबसे हार्डेस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर होती है, इसको इनेमल कहते हैं। आपके टीथ में सेंसिटिविटी है, इसका मतलब इनेमल कट गया है और इनेमल के अंदर की जो लेयर है वो डेंटाइन कहलाती है। उसमें पानी जा रहा है, अगर डेंटाइन में पानी टच हो जाता है तो आपके दांत में वो चुभता है, वो उसको सेंसिटिविटी कहते हैं हम, ठीक है। तो ऊपर की सबसे ऊपरी लेयर इनेमल सबसे हार्ड होती है, सॉल्ट से बनी होती है और ये नॉन लिविंग होती है।
आप अपने टीथ को स्क्रैच कीजिए, आपको फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन आप अपने टीथ को टीथ के ऊपर रगड़ते हैं तो आपको बहुत फीलिंग नहीं आता है। लेकिन जब आप चबा रहे होते हैं और आपके दो टीथ के बीच में चिक्स आ जाता है, तो आपने फील किया कितना पेन होता है। बहुत पेन होता है। क्यों? क्योंकि चिक्स लिविंग है। चिक्स को पता चल रहा है, लेकिन टीथ टीथ में अगर क्रश कर रहे हैं तो आपको फीलिंग नहीं आता। जब आप खाने को चबा रहे होते हैं तो आपको पता थोड़ी चल रहा है आप कितने फोर्स के साथ चबा रहे हैं। लेकिन उसी बीच में अगर चिक्स आ जाए दो दांत के बीच में, सोचिए। ठीक है बच्चों? तो इनेमल क्या है? नॉन लिविंग है। बाकी सब डेंटाइन जो होता है इनेमल के अंदर होता है। दोनों सॉलिड होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन सबसे हार्डेस्ट इनेमल है। और सबसे अंदर की तरफ ब्लड कैपिलरीज और नर्व सेल्स होते हैं, उनको हम पल्प बोलते हैं। तो 3 लेयर्स होती हैं आपके किसकी? टीथ की। सबसे ऊपर इनेमल, उसके अंदर डेंटाइन और सबसे अंदर पल्प। पल्प आपका ब्लड वेसल कंसिस्ट करता है प्लस नर्व्स कंसिस्ट करता है। डेंटाइन सेंसिटिव पार्ट है और इनेमल नॉन लिविंग प्लस क्रशिंग पार्ट है। फूड का क्रशिंग करने का काम इसी का होता है। स्नेहा को कुछ पूछना है, रुकिए 1 मिनट स्नेहा, मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ स्नेहा बोलिए। सर आपने बोला कि मतलब हम दांत के ऊपर दांत को अगर क्रश करते हैं तो हमको ज्यादा फील नहीं होता, बट कोई हार्ड चीज अगर हम मान लीजिए कोई आयरन या अखरोट को जब हम दांत से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमको पेन होता है। पेन इसलिए होता है क्योंकि वो तो प्रेशर पड़ रहा है ना, वो आपके रूट तक जा रहा है और रूट के अगल बगल की जो सेल्स हैं वो फील कर रहे हैं कि कोई बहुत हार्ड चीज आ गई आपके टीथ में। ठीक है? वो प्रेशर की वजह से पड़ रहा है। वो टीथ की सेंसिटिविटी नहीं है, वो रूट की सेंसिटिविटी है। ठीक है? सोनिया आप भी कुछ कहना चाह रही क्या? सर इनेमल ये नॉन लिविंग है और एक क्या है सर? क्रशिंग पार्ट। क्रशिंग पार्ट है, हाँ। ओके सर। अब बच्चों चलो, इतना तेज तेज पढ़ा है, एक छोटा सा चीज और समझ लो, बहुत जरूरी है। जब आप लोग जो टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, टूथपेस्ट और टूथब्रश, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? टूथब्रश का अच्छा होना है, टूथपेस्ट का अच्छा होना? सोच के आंसर दीजिएगा। टूथब्रश का अच्छा होना जरूरी है, टूथपेस्ट का? चलो स्नेहा ने तो सही आंसर दिया। काव्यांजलि अच्छा, दोनों का नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है टूथपेस्ट का अच्छा होना। जब आप कपड़ा धोते हैं ना, तो कपड़े का रगड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सर्फ का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? हम लोग क्या करते हैं कि टूथपेस्ट बहुत कम लेते हैं या कोई भी ले लेते हैं और टूथब्रश एकदम लेकर रगड़ देते हैं। तो जब आप रगड़ देते हैं, आपकी टीथ का एक्चुअल कलर पेल येलोइश है। मतलब एकदम व्हाइट नहीं होना चाहिए किसी का टीथ। ब्लैक भी नहीं होना चाहिए एकदम व्हाइट, और ज्यादा येलो भी नहीं होना चाहिए एकदम, मतलब व्हाइट ज्यादा हो और हल्का सा येलोइश हो पूरा टीथ। सिर्फ नीचे नीचे पीला पीला बैठ गया तो गंदा है दाग। ठीक है? तो टीथ का हल्का सा येलोइश कलर एक्चुअल कलर होता है। लेकिन हम दांत इतना रगड़ते हैं कि इनेमल का अपर लेयर ही हटा देते हैं। इनेमल जितना हटाते जाओगे उतना ही डेंटाइन के करीब पहुंचोगे, उतनी ही ज्यादा सेंसिटिविटी होगी। दांत कभी चमकाने के पीछे मत भागिए। दांत को साफ कीजिए। दांत के बीच में छुपे जो पार्टिकल्स है उनको हटाइए। तो आजकल तो ऐसे टूथपेस्ट भी आ गए, लिक्विड टूथपेस्ट, लिस्टेरिन वगैरह जो है, आपको टूथब्रश की जरूरत भी नहीं है। तो बच्चों याद रखिए, कभी भी अपने दांत पे रफ टूथपेस्ट मत यूज कीजिए, टूथब्रश मत यूज कीजिए। वो आपके इनेमल को खत्म कर रहा है। किसी के दांत में सेंसिटिविटी है तो आप लोगों को स्पेशली रिकमेंडेशन है कि बाकी दांत आप लोग टूथब्रश से करिए, लेकिन उस पार्ट को छोड़ दीजिए। उस पार्ट को कोशिश कीजिए आप कि लिक्विड टूथपेस्ट से खत्म किया जाए। ठीक है? हाँ, वेरी गुड सिद्धार्थ। क्योंकि क्या है कि आपके दांत में एसिड है, तो एसिड टूथब्रश से नहीं खत्म होगा, एसिड बेस से खत्म होगा। बेस टूथपेस्ट में होता है। ठीक है? ऐसा ऐसा अगर होता खाली टूथब्रश ही इतना इंपॉर्टेंट होता तो आधे से ज्यादा जंगल के जानवर खत्म हो चुके होता, क्योंकि उन लोग तो करते ही नहीं है कुछ ऐसा।
वो लोग खत्म नहीं हो रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि उनको टूथपेस्ट की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का आप भी समझिए कि आपको टूथब्रश अगर करना भी है तो बहुत स्मूथ वाला लेके कीजिए। दांत बहुत कीमती चीज है, दांत, आंख, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं। विलेज में, अरे भाई, विलेज में जो यूज करते हैं वो लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा नीम वीम का जो तना होता है, अर्ली स्टेम, उसको लेकर के दांत में रगड़ते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जो होती है बेसिक होती है, तो वो दांत को साफ करते हैं उससे। और तब तक उसको काटते रहते हैं जब तक वो स्मूथ नहीं हो जाता। स्मूथ होने के बाद उसको दांत पे रगड़ लेते हैं। सैंड से कई लोग साफ करते हैं विलेज में। विलेज में सॉल्ट और ये मस्टर्ड ऑयल को लगा के कोल से साफ करते हैं। विलेज जितना अच्छा टेक्निक आपके पास नहीं है। पहले के लोग जिस तरह से दांत को साफ करते थे उससे अच्छा टेक्निक नहीं हो सकता। ये आजकल के जो टूथपेस्ट वगैरह आ गए हैं, क्या आपके सॉल्ट में, टूथपेस्ट में नमक है, चीनी है, कर रहे हैं, खाली बवाल मचा रहे हैं लोग और कुछ कर नहीं रहे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया सबको? टूथ पेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट यूज वेरी क्लेवरली। और अगर आपके पास घर के इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट बनाने के लिए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ऑलगेट कोलगेट सब फेल है बच्चों। ठीक है, जितने बच्चों को क्लियर हो गया हैंड रेज कर दीजिए तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ओके, गुड बच्चों। 6.7 हो तो देखो खाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एसिडिक खा रहे हो तो एसिडिक होगा, बेसिक खा रहे हो तो बेसिक, लेकिन 6.7 एक्चुअल होना चाहिए जो सलाइवा की वजह से होता है। अब हम आते हैं फेरिंग्स पे। फेरिंग्स एक खाली जगह है बच्चों जो आपके नोज के चैम्बर, ये वाला एरिया, नोज के चैम्बर को और माउथ के चैम्बर को कनेक्ट करता है। जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में क्या है, फेरिंग्स है। तो जो नोज का एंडिंग होता है, ये जो नोज का एंडिंग है इसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। जो माउथ का एंडिंग है, ये वाला माउथ का जो एंडिंग होता है इसको हम ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और इन दोनों के एंडिंग का जो लास्ट पार्ट है, दोनों मिलके जहां आ रहे हैं, ये और ये जो मिल रहे हैं, ये जो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको हम लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के फेरिंग्स होते हैं। पहला वाला क्या है बच्चों, नोज की एंडिंग, जहां पे नोज खत्म हो रहा है और फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है, वो नेजोफेरिंग्स। दूसरा वाला क्या है बच्चों, जहां पर माउथ खत्म हो रहा है और फेरिंग्स स्टार्ट हो रहा है। और तीसरा क्या है, जहां पर फेरिंग्स एंड हो रहा है, नीचे की तरफ जहां पर फेरिंग्स क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, दैट इज लेरिंजोफेरिंग्स। समझ में आया? तो फेरिंग्स इज द कनेक्टिविटी ऑफ नेजल पैसेज एंड ओरल पैसेज। जहां पर नाक वाला जो छेद है पीछे की तरफ और मुंह वाला जो छेद है जाके मिल जाए, वो है फेरिंग्स। तो नाक वाला जो छेद का लास्ट पोर्शन है उसको नेजोफेरिंग्स, माउथ वाला जो छेद का लास्ट पोर्शन है उसको हम ओरोफेरिंग्स, और जो इसका लास्ट पार्ट है उसको हम लैरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले भाई। अब हम आते हैं ईसोफेगस पर। ईसोफेगस बच्चों ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ट्यूब लाइक। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कुछ टेक्निकल टर्म्स आएंगे। हमने अभी बताया कि आपकी आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर से बना है, जिसमें क्या क्या था, सेरोसा था, मस्क्यूलरिस था, सब म्यूकोसा था और म्यूकोसा था। अब ईसोफेगस में सेरोसा जो होता है, सॉरी ए है, सेरोसा जो होता है ये नहीं होता है। सेरोसा की जगह एक अल्टरनेटिव होता है, उसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं। सेरोसा बहुत मोटी लेयर होती है और ट्यूनिका एडवेंटिशिया बहुत ही पतली लेयर होती है। सेरोसा की जगह क्या होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। क्योंकि ईसोफेगस क्या है, बहुत ही फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। मस्कुलरिस इसमें होता है, सब म्यूकोसा होता तो है लेकिन रिड्यूस्ड होता है। रिड्यूस्ड मतलब बहुत ही मिनिएचर फॉर्म में होता है। म्यूकोसा होता है क्योंकि म्यूकस सिक्रीट किया जाता है इसमें। ठीक है बच्चों, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया
In place of serosa, muscularis is there, and some mucosa is there. Some mucosa is reduced and mucosa is also present. ठीक है, ये चीज समझ में आई? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा? Am I audible to all of you? अभी आ रही वॉइस? Because I have good internet connection here. Yeah. Okay. अब बच्चों, जो खाना आपके माउथ से गया है, माउथ से ईसोफेगस में गया है, तो जब आप खाना खाते हैं बच्चों, याद रखिए, जब आप खाना खाते हैं तो खाना जब आप स्वेलो करते हैं उस समय आप यहां पर हाथ रखिए। ये क्या हो रहा है इसमें अपने आप? Why the lines are created? जब आप खाना खा रहे होते हैं बच्चों तो यहाँ पर हाथ रखिए और स्वेलो कीजिए कुछ भी चीज, तो आपको कुछ मूव करता हुआ दिखेगा। तो जब भी आप कुछ घोटते हैं तो आपके इसके बगल में एक पाइप होती है, विंड पाइप, तो एपिग्लॉटिस इसको कवर कर लेता है ताकि आपका खाना विंड पाइप में ना जा पाए। आप जब कुछ खाते हैं या पीते हैं तो उस समय आपका एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो विंड पाइप को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ताकि आपका खाना कहाँ ना जाए, विंड पाइप में ना जाए। इसीलिए खाते टाइम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हैं तो विंड पाइप खुलता है और आप खा भी रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत खाना क्या होता है, विंड पाइप में चला जाता है। फिर आप जोर जोर से छींकते हैं ताकि सारा खाना निकल जाए किसी तरह, और जो आपके सामने बैठा होता है वो आपकी छींक से नहा लेता है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए आप लोगों को, और पानी पीते टाइम तो और नहीं करना चाहिए, वरना सामने वाला पूरी तरह नहा लेगा आपकी वजह से। तो जस्ट हैव लिटिल बिट फोकस इन दैट एरिया। अब बच्चों एक और चीज, देखो हंस रहे हैं बच्चे, मतलब ये करते हैं ऐसा, मतलब नहीं बात करना चाहिए, ठीक है, खाना खाते टाइम बिल्कुल भी। अब बच्चों, आप जब खाना खाते हो, वो खाना जब आप स्वेलो करते हो तो आपका ईसोफेगस इसको स्टमक तक लेके जाता है। कहां तक लेके जाता है? स्टमक तक। तो वो क्या करता है, फूड को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके आगे की तरफ ढकेलता है। क्या करके ढकेलता है? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके क्या करता है, फॉरवर्ड मूवमेंट कराता है। खाने का क्या कराता है? फॉरवर्ड मूवमेंट कराता है। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। दिस वन इज नोन एज पेरिस्टालसिस। वेरी गुड, बच्चों को पता है ऑलरेडी, ये और अच्छी बात है। तो पेरिस्टालसिस से हेल्प से क्या होता है, ईसोफेगस अपना खाना स्टमक तक पहुंचाता है, और स्टमक में जाते टाइम, जैसे मान लो ये स्टमक है, ये स्टमक है, तो स्टमक में जब खाना जा रहा होता है तो वहां पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर बच्चों वो चीज होती है जो किसी भी चीज को अंदर तो आने देती है लेकिन वापस नहीं जाने देती। जैसे एक बार खाना ईसोफेगस से स्टमक में आ गया तो स्फिंक्टर आने देगा और उसके बाद बंद हो जाता है, वापस स्टमक से ईसोफेगस में नहीं जाने देता। ठीक है, इस स्फिंक्टर का नाम होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल कह सकते हैं इसको, या फिर कार्डियक स्फिंक्टर कह सकते हैं। आपके बुक में नाम लिखा होगा गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर। अब बच्चों, नॉर्मल पेरिस्टालसिस में आपका खाना माउथ से स्टमक में जाता है, लेकिन कई बार आपके सर चक्कर आने लगता है या इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है। स्फिंक्टर क्या हो जाता है? खुल जाता है, और ये पेरिस्टालसिस जो आगे की तरफ हो रही थी ये क्या बन जाता है? ये रिवर्स पेरिस्टालसिस बन जाता है। अब ये किस फॉरवर्ड के बजाय किसकी वजह होने लगता है? बैकवर्ड होने लगता है। आगे खाना भेजने के बजाय खाना वापस से ऊपर आने लगता है, और जब खाना ऊपर वापस आने लगे तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इट इज नोन एज वॉमिटिंग। तब होती है उल्टी, इसको कहते हैं वॉमिटिंग। तो याद रखिए, वॉमिटिंग इज बिकॉज ऑफ रिवर्स पेरिस्टालसिस, बिकॉज ऑफ रिवर्स पेरिस्टालसिस। सो वॉमिटिंग का रीजन रिवर्स पेरिस्टालसिस है। और
एक और कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर रिवर्स पेरिस्टालसिस होता है, लेकिन वो उल्टी के लिए नहीं होता है, वो खाने को फिर से चबाने के लिए होता है। उनको हम बोलते हैं कैटल्स। जो लोग गाय भैंस देखे होंगे या रखते होंगे उनको पता है कि गाय भैंस खाना खा लेती है फिर वापस ला करके मुंह में चबाती रहती है खाली टाइम में, तो जो मुंह से झाग निकलता रहता है वो लोग ये काम करती हैं। रूमिनेंट्स बोलते हैं या कैटल्स बोलते हैं। तो उनका फूड जो होता है वो जाता है पेट में, स्टोर होता है और फिर वो धीरे धीरे माउथ में आता है और वो चबाते रहते हैं। लेकिन उनके रिवर्स पेरिस्टालसिस को हम क्या कहते हैं? रीगर्गिटेशन कहते हैं। हमने इसलिए रीगर्गिटेशन को अलग कर दिया है ताकि रीगर्गिटेशन ये समझ लीजिए फायदे वाली चीज है। रिवर्स पेरिस्टालसिस से नुकसान होता है, इससे उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। रीगर्गिटेशन फेवरेबल सिचुएशन है। समझ में आया? ये वॉलंटरी है। रिगर्गिटेशन वॉलंटरी है, जानबूझ के हो रहा है, और रिवर्स पेरिस्टालसिस इनवॉलंटरी है, ये कभी कभी होता है, जब इमरजेंसी फील करते हैं आप तब होता है। ठीक है बच्चों? लेंथ देख लीजिए, ये किन किन चीजों से पास होता है? इसोफेगस नेक से, जहां से लंग्स आगे की तरफ से थोरैक्स जिसको हम बोलते हैं, और नीचे डायफ्राम से वो होता है, पास होता है। और जिस स्फिंक्टर से वो ओपन करता है इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, जिससे वो स्टमक में देता है अपना खाना। इसकी लेंथ क्या होती है? 25 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। मैंने पिछला वाला शायद सेम नहीं किया, स्क्रीनशॉट नहीं मारा, मैं मार देता हूँ स्क्रीनशॉट थोड़ा सा। So today we are going to end up our session here only. आगे की चीज हम लोग बच्चों बाद में पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत होने से हम इसे कैसे समझेंगे। लिया स्क्रीनशॉट लिया, सबका स्क्रीनशॉट लिया, हम तुमको भेज देंगे, ठीक है? सब भेज देंगे। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल स्टमक पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? सब बच्चे आइएगा, बहुत जरूरी है। और किसी को कोई आज घर पे पढ़िएगा इसोफेगस तक, नहीं समझ में आने से तुरंत मोबाइल पर आप फोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आफ्टर 6:30 PM, ठीक है?